जय हिंद। ट्वेल्थ क्लास हमारा टॉपिक चल रहा है स्टाफिंग प्रोसेस, चैप्टर 6 स्टाफिंग, और टॉपिक है स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस में हमने पीछे 4 प्रोसेस पढ़ ली हैं, जिसमें से पहला पॉइंट था एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप चार्ट में, पहला पॉइंट था इस एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, दूसरा पॉइंट था रिक्रूटमेंट स्टूडेंट्स, तीसरा पॉइंट था सिलेक्शन। अब चौथे पॉइंट की ओर हम आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। क्या है स्टूडेंट्स? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जब किसी एम्प्लॉय का सिलेक्शन हो जाता है, उसको प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन मिल जाता है। प्लेसमेंट मीन्स उसको जब उसकी जगह दिखा दी जाती है कि कहाँ उसे बैठना है, क्या काम उसको संभालना है। ओरिएंटेशन जब दूसरे साथियों के साथ उसको मिलवा दिया जाता है, उनसे दूसरे साथियों के साथ उनको फैमिलियर कर दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आगे है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू इम्प्रूव द competence of employees, to improve the competence of employees and to motivate them, it is necessary to provide training and development opportunity for employees so that they can reach to top and keep improving their skill. Students, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के तहत सभी एम्प्लॉयज़ को ट्रेंड करने की कोशिश की जाती है, उनको ट्रेंड किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दिया जाता है, ताकि उन सभी को आगे बढ़ने का अवसर मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि वे अपनी स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें, सो दैट दे कैन रीच टू टॉप एंड कीप इम्प्रूविंग देयर स्किल्स। में टॉप पर पहुंच सकें और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन में हैव इन हाउस ट्रेनिंग सेंटर्स और अरेंज विद सम इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर देयर एम्प्लॉयज़। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हाउस ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए रखते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस जो कि ट्रेनिंग सेंटर्स के रूप में एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देने का काम करती हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नॉट ओनली मोटिवेट एम्प्लॉयज़ बट दीज इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ वर्क ऑल्सो। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट न केवल एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती हैं, बट ऑल्सो दीज इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ वर्क। ये कार्य कुशलता को भी बढ़ाता है, कार्य करने की क्षमता को भी इम्प्रूव करता है स्टूडेंट्स। बाय ऑफरिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर करियर एडवांसमेंट टू देयर एम्प्लॉयज़, organization can improve their effectiveness and efficiency। इस तरह के अवसर एम्प्लॉयज़ को देकर उनके स्किल्स को और ज़्यादा बेहतर और इम्प्रूव कर ऑर्गेनाइजेशन अपने कार्य कुशलता को भी इम्प्रूव करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चार्ट देख सकते हैं आप। देयर आर 5 स्टाफिंग प्रोसेस। नंबर 1 एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, नंबर 2 रिक्रूटमेंट, नंबर 3 सिलेक्शन, नंबर 4 अभी हमने पढ़ा, नंबर 4 प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, और नंबर 5 ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, दीज आर 4 प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे है, आप देख सकते हैं, इन मोस्ट ऑफ द लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन, इन मोस्ट ऑफ द लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन देयर इज़ अ सेपरेट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में आपको पहले भी बताया था, HRM की जब हम बात कर रहे थे, कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर HRM के लिए एक सेपरेट ह्यूमन
रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, एचआरएम का एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, विच परफॉर्म्स स्टाफिंग फंक्शन बट इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि स्टाफिंग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, छोटे ऑर्गेनाइजेशंस में। द लाइन मैनेजर्स ओनली परफॉर्म ऑल द फंक्शंस, छोटे जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ पर जो लाइन मैनेजर होता है वही एचआरएम फंक्शंस को परफॉर्म कर लेता है। सो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर इज नो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इंक्लूड फॉलोइंग स्टेप्स ऑल्सो इन द स्टाफिंग प्रोसेस। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट नहीं होता है उसमें कुछ स्टेप्स को फॉलो कर स्टाफिंग प्रोसेस को किया जाता है, स्टाफिंग प्रोसेस की जाती है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं नंबर 1 ये स्टेप्स क्या हैं। नंबर 1 परफॉर्मेंस अप्रेजल आफ्टर टेकिंग ट्रेनिंग एंड परफॉर्मिंग द जॉब फॉर सम टाइम्स there is need that employees performance must be evaluated। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होने के बाद, ट्रेनिंग और परफॉर्मिंग द जॉब को कुछ समय बाद परफॉर्म करने के बाद ये देखा जाता है कि एम्प्लॉयज़ ने कितने काम को सीखा है, उसके काम को इवेल्युएट किया जाता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल रेफर्स टू इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब है टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़, टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड्स, जिसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, यानी कि परफॉर्मेंस अप्रेजल को मापने के कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। द स्टैंडर्ड्स are made known to employees in advance। Superior prepare a feedback report on the basis of performance appraisal। ये स्टैंडर्ड्स एम्प्लॉय को पहले ही बता दिए जाते हैं, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में, उसकी परफॉर्मेंस उसको अच्छी करनी है और इस परफॉर्मेंस को मापने के क्या तरीके होंगे, ये तरीके उसको पहले ही एडवांस में बता दिए जाते हैं। सुपीरियर प्रिपेयर अ फीडबैक रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। सुपीरियर परफॉर्मेंस अप्रेजल के आधार पर फीडबैक रिपोर्ट तैयार करता है। नंबर 2 प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। प्रमोशन रेफर टू बीइंग, स्टूडेंट्स इसी में ही आगे पॉइंट आ जाता है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। प्रमोशन रेफर टू बीइंग प्लेस्ड एट अ हायर जॉब पोजीशन विद मोर पे, जॉब सेटिस्फिकेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रमोशन का मतलब है कि एक छोटे लेवल से बड़े लेवल पर शिफ्ट कर देना। ठीक है स्टूडेंट, छोटे लेवल से बड़े लेवल पर शिफ्ट कर देने को हम क्या कहेंगे? छोटे लेवल से बड़े लेवल की को शिफ्ट कर देने को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? प्रमोशन। ठीक है, जब प्रमोशन होता है तो जॉब सेटिस्फिकेशन भी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, साथ ही साथ पे भी बढ़ जाती है, सैलरी भी बढ़ जाती है। ठीक है, जनरली ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक रिपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस दे आर गिवन प्रमोशन एंड अपॉर्चुनिटी फॉर हायर जॉब पोजीशन। यानी कि परफॉर्मेंस अप्रेजल के आधार पर ही किसी भी एम्प्लॉयज़ का प्रमोशन निश्चित किया जाता है। स्टूडेंट्स तीसरा आ जाता है कंपेंसेशन। तीसरा आ जाता है स्टूडेंट्स कंपेंसेशन। ठीक है, compensation it refers to price of the job, it includes pays, reward and other incentives given to employees। compensation का मतलब है, वैसे तो हम compensation को बोलते हैं मुआवजा,
कंपेंसेशन मीन्स मुआवजा। यहाँ पर हम मुआवजा ना कह के हम कह सकते हैं पारिश्रमिक। पारिश्रमिक काम के बदले मिलने वाला पैसा, यानी कि इट रेफर टू प्राइस ऑफ द जॉब, यानी कि जिस जॉब के लिए हम काम कर रहे हैं उसकी कीमत। इट इंक्लूड्स, इसमें शामिल हो सकती हैं सैलरी, पेज, रिवार्ड शामिल हो सकते हैं स्टूडेंट्स, एंड अदर इंसेंटिव्स, दूसरे इंसेंटिव्स हो सकते हैं जो कि एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं। इट इंक्लूड्स डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट पेमेंट्स, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह की पेमेंट शामिल होती है। डायरेक्ट पेमेंट सच एज वेजेस, डायरेक्ट पेमेंट जैसे कि वेजेस, सैलरी, ईटीसी। डायरेक्ट पेमेंट में क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, जैसे कि वेजेस, सैलरी जो कि हमें मिलती है। इनडायरेक्ट पेमेंट सच एज मेडिकल फैसिलिटीज़, इनडायरेक्ट पेमेंट्स में क्या आ जाती है, इनडायरेक्ट पेमेंट्स में आ जाता है मेडिकल फैसिलिटी, इंश्योरेंस, ईटीसी। ठीक है, ये इनडायरेक्ट फैसिलिटी है, यानी कि कुछ जो पोजीशंस के साथ, कुछ जॉब्स के साथ अदर फैसिलिटी भी जुड़ जाती हैं जो कि इनडायरेक्ट फैसिलिटी होती है, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी, जैसे कि इंश्योरेंस फैसिलिटी। द मैनेजर मस्ट फिक्स द राइट कंपनसेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, टाइप ऑफ जॉब, ईटीसी। मैनेजर फिक्स द राइट कंपनसेशन, एक सही कंपनसेशन, सही मुआवजा फिक्स करता है, पारिश्रमिक फिक्स करता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन या टाइप ऑफ जॉब, यानी कि किस तरह की जॉब है और क्या एम्प्लॉय की क्वालिफिकेशन है, यानी कि दो चीज़ों को इंश्योर किया जाता है, दो चीज़ों को ध्यान में रखकर कंपनसेशन, सैलरी या वेतन निर्धारित किया जाता है। पहला क्वालिफिकेशन, दूसरा टाइप ऑफ जॉब्स, यानी कि जॉब किस प्रकार की है उसको देखकर भी कंपनसेशन निर्धारित किया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स भी दो तरह की होती है। डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स में हमने पढ़ा था वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज आर द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट पेमेंट्स। डायरेक्ट पेमेंट्स ऑल्सो आर टू टाइप्स, टाइम बेस्ड पेमेंट, दूसरा परफॉर्मेंस बेस्ड। पहला टाइम बेस्ड पेमेंट, दूसरा परफॉर्मेंस बेस्ड। टाइम बेस्ड पेमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, दिस प्लान मीन्स सैलरी वेजेस आर पेड ऑन डेली, वीकली और मंथली, यानी कि टाइम बेसिस बेस्ड में आ जाता है आपका सैलरी वेजेस जो कि डेली, वीकली या मंथली बेसिस हो सकती है। परफॉर्मेंस बेस्ड हो सकता है। अंडर दिस मेथड द पेमेंट इज मेड टू एम्प्लॉयज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पीसेस और यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय द एम्प्लॉयज। परफॉर्मेंस बेसिस जैसे कि टारगेट दे दिया जाता है कि अगर कोई एम्प्लॉय 100 यूनिट बनाएगा या कोई अपना टारगेट पूरा करेगा तो उसकी इनकम 10%, 20% या 15% बढ़ जाएगी। अपना टारगेट समय से पूरा करेगा तो इतने % बढ़ जाएगी। तो दैट इज़ परफॉर्मेंस बेस्ड। सम पे प्लान्स यूज टाइम बेस्ड पेमेंट्स इन कॉम्बिनेशन विद सम इंसेंटिव सच एज बोनस, कमीशन, ईटीसी। कुछ पे प्लान्स जो होते हैं उसमें दूसरी अदर चीज़ें भी जुड़ जाती हैं, कुछ दूसरे इंसेंटिव्स भी जुड़ जाते हैं जैसे कि बोनस और कमीशन एक्सेट्रा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आता है ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कंसिडर वेरियस फैक्टर्स बिफोर फिक्सिंग द कंपेंसेशन। ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे फैक्टर्स को भी देखना चाहिए सच एज लेबर लॉज, मिनिमम वेजेस पेमेंट एक्ट। ठीक है स्टूडेंट, ऑर्गेनाइजेशन को देखना चाहिए कि मिनिमम वेजेस एक्ट क्या है, कहीं हम मिनिमम वेजेस एक्ट से नीचे तो नहीं सैलरी पे कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कंसिडर वेरियस फैक्टर्स बिफोर फिक्सिंग द कंपेंसेशन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बिफोर फिक्सिंग द कंपेंसेशन सच एज लेबर लॉज, मिनिमम वेजेस पेमेंट एक्ट। मिनिमम वेजेस पेमेंट एक्ट को देखना चाहिए। यूनियन पॉलिसी, यूनियन की क्या पॉलिसी है उसको देखना चाहिए। कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी को देखना चाहिए, ईटीसी। इन बातों को भी हमें कंपेंसेशन, किसी भी एम्प्लॉय के सैलरी को निर्धारित करते समय इन चीज़ों को भी हमें देखना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो भी हमारा होगा वो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स कहिए या एलिमेंट्स कहिए या एस्पेक्ट्स कहिए ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग के क्या कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं या क्या उसके एस्पेक्ट्स हैं, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक में। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो keep on your work, keep on your learning carefully. Any doubts if you got, you may ask
on YouTube. You may ask on WhatsApp group chat. Okay, thank you. Jai Hind.